ये दो फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, ऑफेंसिव फॉर्म में और डिफेंसिव फॉर्म में। ठीक है, कंपनी परसुइंग ऑफेंसिव स्ट्रेटजी डायरेक्टली टारगेट कंपटीटर्स। सही है, किसको करती है? अपने टारगेट कंपटीटर्स जो होते हैं फ्रॉम विच दे वांट टू कैप्चर मार्केट शेयर। सही है, ऑलरेडी कंपटीटर है, उसकी अपनी एक प्रोडक्ट लाइन होगी। ठीक है, उसकी अपनी एक मार्केट पोजीशन होती है, उसका अपना एक टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं। सही है, तो वो उस टारगेट कस्टमर को जब वो टारगेट करता है, ठीक है, तो उसके लिए वो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी से अडॉप्ट करता है। सही है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास जिस तरह ये इद्रीस का बिजनेस अगर हम इसको एग्जांपल ले लें, ठीक है ना, तो इद्रीस के बिजनेस में जो फिश पॉइंट है, फिश पॉइंट इसका सिर्फ एक नहीं है पेशावर में, एक नहीं होगा, कई होंगे। हाँ, और सब फिश को लाइक करते होंगे। ठीक है ना। अब ये चाहता है कि जो अदर जो कंपटीटर इसके जितने भी हैं इस एरिया में या पेशावर रीजन में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये इसके लिए अब ये ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है और ये चाहता है कि जो फर्दर अदर कस्टमर्स है उसको भी ये क्या करे, अपनी उसके लिए उसको अट्रैक्ट करे, बजाय कि वो उधर से उधर जाते हैं तो वो उसको स्विच करेगा उसके पास। ठीक है, तो इसके लिए ये स्ट्रेटजी ये अडॉप्ट करेगा और इसके लिए स्ट्रेटजी में फिर ये एनालिसिस करेगा कि जो अदर प्रोडक्ट कंपटीटर्स हैं उनकी क्वालिटी लेवल क्या है। ठीक है, जिसकी बेस पे उसकी अपने कस्टमर, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं ज़्यादातर जो है तरसकून जाता हूँ। ठीक है ना, मैं तरसकून क्यों जाता हूँ? क्योंकि रेट के लिहाज से फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली वो सुटेबल है। ठीक है, टेस्ट के लिहाज से मैं कहता हूँ कि यार जो है उनकी जो डिलीवरी प्रोडक्ट है वो अच्छा है। ठीक है, अगर सिर्फ फिश की बात करते हैं। सही है, सर्विस के लिहाज से मैं देखता हूँ कि यार उनकी सर्विस अच्छी है। एनवायरनमेंट जो उन्होंने बनाया है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार उनका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, बैठने के लायक है। ठीक है ना, तो साथ साथ में सभी तमाम चीज़ों को मैं देखता हूँ। सही है ना, ये भी देखता हूँ कि जो प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, जो फिश दे रहे हैं वो ताज़ा भी है, उनके पास वैरायटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये इद्रीस होगा, ये क्या करेगा, ये भी तमाम चीज़ों को मेजर करेगा। सही है ना, और उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करेगा कि वो किस तरह दूसरे कस्टमर को भी अपनी तरफ क्या कर सकता है, माइल कर सकता है, समझा नहीं, अट्रैक्ट कर सकता है। सही है, तो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी जो होती है अक्सर औकात जो होती है बिजनेसेस जो होते हैं, चूंकि कंपटीटर स्ट्रेटजी है और कंपटीटर्स के हिसाब से ये स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है। सही, तो दूसरे कस्टमर की या कंपटीटर की मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, in contrast defensive strategy are used to discourage or run back an offensive strategy on the part of the competitor. There are a number of the way in which company may pursue an offensive strategy. For example, direct attack. ठीक है, direct attack में कहते हैं कि it can slash prices, introduce new feature. सही है, सही एग्जाम्पल के तौर में न्यू फीचर के साथ लॉन्च कंपैरिजन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, unfavorable to the competition or go after part of the market data competition has served poorly. These are the ये आपके पास वो वेज है, तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने कंपटीटर के मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। सही है ना, ठीक है, प्रोडक्ट तो आपका सेम होगा, कंपटीटर है आपका, कंपटीशन जिस प्रोडक्ट पे होता है तो उसी के, फॉर एग्जांपल अगर आप सेम प्रोडक्ट होते हैं, कुछ भी आप डिफरेंस ना करें, प्राइस कम रखें, सही है, तो भी कस्टमर को आप कैप्चर कर सकते हो, मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। से न्यू वैरायटी उसमें लाते हो। अक्सर औकात होता है ना कि आजकल हम देखते हैं कि प्रोडक्ट सेम ही होते हैं लेकिन उसमें कुछ न्यू वैरायटी ले आते हैं। सही, अगर फूड से बरक्स हम दूसरी चीज़ों पे चले जाते हैं तो वो उस वैरायटी पे चेंज लाया जाता है, उस चेंज पर भी आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। For smaller companies, such strategy can be accompanied by the low-cost guerrilla marketing campaign designed to attract attention. गुरिल्ला मार्केटिंग कैंपेन बेसिकली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैंपेन होता है जिसके जरिए आप अपने अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए एडॉप्ट किया जाता है। जिस तरह हम ये देखते हैं ना कि मुख्तलिफ किस्म के जो पेनफ्लेक्स होते हैं या जो एडवर्टीजमेंट की जाती है, ठीक है, तो उसमें भी बात चीज़ें ऐसी होती है कि वो ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन रखे जाते हैं, कुछ ऐसे कलर्स रखे जाते हैं, कुछ ऐसी
कुछ ऐसी चीजें ऐड की जाती हैं मैसेज के जरिए, कोई दूसरे फीचर्स के जरिए, ठीक है ना, कि वो आपको ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करता है। सही है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जिस तरह हम मोबाइल की एग्जांपल की बात कर रहे थे कि दो सेम कंपनी के मोबाइल होते हैं, सेम फीचर्स होते हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है, लेकिन उसको फिर हम सेलेक्ट करते हैं फाइनली अपनी प्राइस की बेस पे, होता है ना, ठीक है, प्राइस की बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि यार बस फीचर तो सेम है, तो ये लो प्राइस वाले ही में मेरे काम करता है, मेरे लिए मेरी जरूरत को पूरी करता है, मैं उसको, ठीक है ना। तो जो फीचर्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी बेस पे आप किसी प्रोडक्ट को फाइनली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अमूमन जो होती है स्मॉलर कंपनीज ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है। एंड कंपनीज कैन अवॉइड डायरेक्ट कंपटीशन, ठीक है, but still pursue an offensive attack by going into unoccupied market or countries that have been ignored completely by the rest of the industry। ये यहाँ पर इसकी कुछ ये मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा, वैसे मुझे लग रहा है इसमें एक टॉपिक ठीक है, खैर कोई इसी को ये कंटिन्यू किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें ये प्रीएम्पशंस में कहते हैं कि समटाइम द कंपनी जो समटाइम फर्स्ट कंपनी इनटू द market gain a position from which later entrant cannot dislodge it. The first company into the market can ensure relationship with the best supplier, it can acquire the best action location, and it can target and build relationship with the best customer। ये बेसिकली उस मार्केटिंग एस्पेक्ट से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो एंट्रेंट होती है कंपनीज कैन अवॉइड डायरेक्ट कंपटीशन। एंट्रेंट पोजीशन जो होती है यहाँ पर डायरेक्ट कंपटीशन जो होती है बिजनेस को अवॉइड करती है, बट स्टिल परस्यू डिफेंस अटैक बाय डूइंग, यानी कि कोशिश इनकी ये होती है कि डायरेक्ट कंपटीशन में तो परस्यू नहीं करती, लेकिन बिजनेस जो होती है कंट्रीज होती है या अनऑक्युपाइड मार्केट जो होती है उसमें ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के जरिए इंटर होती हैं, यानी कि अपने आप को कम्पीट करती हैं न्यू प्रोडक्ट एंड इग्नोर कंप्लीटली बाय द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। और बाकी जो होती है वो इंडस्ट्री जो होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस होता है जब किसी भी इंडस्ट्री में एंटर होता है, ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में कई कंपटीटर्स होते हैं, कई लेवल की जो होती है वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट होगा, ठीक है, डिफरेंट बिजनेसेस उसमें सब यूनिट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लेकिन जो का उसकी टारगेट जो होता है वो अपने कस्टमर जो होती है जो स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप न्यू प्रोडक्ट के साथ आते हैं, ठीक है ना, तो न्यू प्रोडक्ट जब आप किसी मार्केट में एंटर होते हैं, लॉन्च करते हैं, तो आपका कोई भी कस्टमर नहीं होता, ठीक है, कस्टमर नहीं होता, लेकिन कंपटीटर होता है, सही है, कंपटीटर होता है, लेकिन आप कंपटीटर को बाज इंडस्ट्री ओवरऑल इंडस्ट्री को इग्नोर करते हैं, लेकिन आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, सही है। एक इनिशियल स्टेज होता है, एक इनिशियल स्टेज होता है और आपकी कोशिश होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में विद द बेस्ट ऑफ टाइम जो होती है उसमें ग्रोथ ला सके, ठीक है, विद द बेस्ट ऑफ टाइम उसमें क्या करते हैं, कम्पीट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए जो होती है आप एक स्ट्रेटेजी जो होती है जब आप डेवलप करते हो या उसके लिए जब आप मार्केटिंग करते हो, तो उस मार्केटिंग में आप अपने जो प्रोडक्ट लाइन होता है उसके मुताबिक आप अपने मार्केट को प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो, सही है। उसका इम्पैक्ट जो होता है फिर इम्पैक्ट बाद में मैं कर सकती हो कि उसका इम्पैक्ट बाद में आपके प्रोडक्ट पे क्या होता है, आपकी बिजनेस पे क्या होता है, या तो आप फेलियर में जाते हो, ठीक है, या आप सर्वाइव करते हो, ठीक है। ये सर्वाइविंग जो होती है आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्ट लाइन के कॉम्पिटिटिव पोजीशन में क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रीएम्पशन में कि द फर्स्ट कंपनी एंटर इनटू द मार्केट कैन सिक्योर अ रिलेशनशिप, क्या करेगा, अपनी रिलेशनशिप को सिक्योर करता है विद द बेस्ट, किसके साथ, सप्लायर के साथ, ठीक है ना। अब आपके बिजनेस में आपका सप्लायर जो होता है ये आपका एक चेन होता है, ठीक है, विदाउट आपके सप्लायर के बगैर और आपका बिजनेस जो होता है अपनी नीड को फुलफिल नहीं कर सकता। सप्लायर जो होता है आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, सप्लायर जो होता है आपके बिजनेस को
आगे मार्केट में डिलीवर करता है, ठीक है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके उसमें आते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से कंपनी जो होती है वो अपनी सबसे पहले अपने बेस्ट सप्लायर के साथ रिलेशनशिप करता है, ठीक है। आजकल जब क्वालिटी की बात होती है, अगर आपका सप्लायर आपको क्वालिटी मटेरियल या क्वालिटी इनपुट नहीं देगा तो आपका आउटपुट भी क्वालिटी बेस्ड नहीं हो सकता, समझ आ रही है ना, ठीक है। तो सप्लायर इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कैन रिक्वायर द बेस्ट लोकेशन, सही, अपनी लोकेशन जो होता है ये एक्वायर कर सकता है। इट कैन टारगेट एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद द बेस्ट कस्टमर, ठीक है ना। तो क्रिएशन में ये इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर सकता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है ना, सही। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपकी लोकेशन जो होती है, लोकेशन आपकी बिजनेस के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। स्मॉल लेवल एक बिजनेस होता है, एक शॉप ले ले, एक मार्केट ले ले, ठीक है ना। आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और उस बिजनेस में लोकेशन आपकी वो बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें कितनी ही आप इन्वेस्टमेंट क्यों ना करो, तो जब आपका लोकेशन ही नहीं, लोकेशन का मतलब ये आपके कस्टमर ही नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सही है। तो सप्लायर के साथ साथ आपकी लोकेशन, आपके टारगेट जो होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि a truly aggressive company with deep pocket can eliminate a rival simply by purchasing it. Acquiring a company in a foreign market can also bring with it a position in a marketplace, geographic coverage, and establish a relationship. Even so, such strategy is a complex and expensive, but it should not be pursued unless it can be shown by the contributing the firm bottom line. It may be run afoul of the local competitor or anti-monopoly legislation. नाम सब आप लोगों ने शायद ये पढ़ा भी हो, ठीक है ना, मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में, सही है। जब बिजनेसेस आपस में बाज़ औक़ात ये होता है कि बिजनेसेस जो होती हैं जब एक लेवल तक अपनी ग्रोथ लेवल अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो या बिजनेस पर डिक्लाइन पोजीशन आ जाती है ओवरऑल बिजनेस पर, ठीक है, तो वो अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को मेंटेन करने के लिए या मार्केट में सरवाइव करने के लिए अपनी बिजनेस को या तो मर्ज करते हैं, ठीक है, या दूसरे बिजनेस को भी साथ एक्वायर कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक्वायर करते। जब बिजनेस को एक्वायर किया जाता है तो एक्वायर बिजनेस में आप उस बिजनेस की टेक्नोलॉजी, उस बिजनेस के मार्केट जो उसका मार्केट वैल्यू होती है, उसकी जो मार्केट रेपुटेशन होता है, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क जो होता है, उसकी गुडविल जो होती है, वो तमाम चीजों को क्या करते हो आप एक्वायर करते हो। उसकी इवन उसका जो कस्टमर्स होते हैं वो भी आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो, सही है। और उसी के पोजीशन की बेस पे आप अपनी बिजनेस की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है उसको मेंटेन भी रखते हो और उसको स्ट्रांग भी करते हो। इसकी एग्जांपल ये है कि वालिद एक कंपनी थी, वालिद, हाँ, तो उनको मेरे ख्याल में टेलीनार ने कुछ बाद में खरीद लिया जी, और आज टेलीनार, अभी टेलीनार को अभी यूफोन ने, हाँ यूफोन ने एक्वायर कर लिया, समझ आ रही है ना, ठीक है। अब टेलीनार के जितने भी कस्टमर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली यूफोन के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ आ रहे हो, यूफोन के कस्टमर बन जाएंगे। तो टेलीनार की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समझ आ रही है ना। यूफोन की जो अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन होगी वो स्टेबल भी है, साथ साथ वो मजीद स्ट्रांग भी हो जाएगी क्योंकि उसके कस्टमर क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, समझ आ रही है ना। तो कस्टमर जब इंक्रीज होंगे तो उसके जितने भी सेल जो टारगेट होगा यूफोन का वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर जो है, जो फॉर एग्जांपल जो टेलीनॉर सिम है वो यूफोन के कवरेज में आ जाएंगे, समझ आ रही है। तो जितने भी वो यूजर होंगे वो ऑटोमेटिकली वो जो सेल लेवल होगा या सेल ग्रोथ होगा वो यूफोन के उसमें आ जाएगा, समझ आ रही है। तो एक किस्म की वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो होगी वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो एक्विजिशन ये स्ट्रेटजी जो होती है ये भी अडॉप्ट की जाती है, लेकिन चूंकि साथ साथ ये स्ट्रेटजी जो होती है ये कॉम्प्लेक्स भी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। जिस तरह हम अगर बात करते हैं कंपनी की, ठीक है, तो आप किसी कंपनी को जब एक्वायर करते हैं तो इस तरह तो नहीं होगा ना कि फ्री में आपको मिलेगा, समझ आ रही है, ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव होता है। तो ये तमाम डिफेंस स्ट्रेटजीज होती हैं,
इसके बाद ये आपको ये मजीद इससे डिफाइन कर दें। ये इसके बाद फीचर एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है, ठीक है, काउंटर क्वेरी की बात की गई है, ठीक है। Tailoring strategy to fit specification, a specific industry and company situation. Matching strategy with to a course situation. ठीक है ना? Most important कहते हैं कि driver, most important driver shaping a firm strategy option fall into the two category. ठीक है? आपकी जो जब आप स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं, ठीक है, तो एक तो ये आपकी नेचर ऑफ द इंडस्ट्री डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अब नेचर ऑफ बिजनेस हम किस में करते हैं नाम साहब? नेचर से हम बिजनेस को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? मुख्तलिफ किस्म के नेचर्स होते हैं ना, कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, क्या आपका बिजनेस नेचर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, प्रोडक्ट क्या कहते हैं, सर्विसेज बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है। अब उसी बिजनेस पे फिर आप लेवल को डिफाइन करते हैं कि स्मॉल बिजनेस, मीडियम या क्या कहते हैं लार्ज बिजनेस जो होता है, फिर आप उसको नेचर की उसकी कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। तो ये हमें, और फिर उसकी कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्या है। अब नेचर ऑफ बिजनेस आपका फॉर एग्जांपल एक तरफ आप प्रॉफिटेबल बिजनेस है और एक तरफ आपका नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिस तरह हम सर ये क्या कहते हैं दूसरे बिजनेस में आते हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल वगैरह जिसमें आपका मकसद या सोशल होते हैं जिसमें प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। दोनों की कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, सही है ना, ठीक है, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल। तो उसके मुताबिक ही आप अपनी क्या करते हैं, नेचर को भी डिफाइन करते हैं और आप अपनी फर्म स्ट्रेटजी को शेप देते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी फर्म शेप क्या होनी चाहिए। दूसरी बात आपके पास जो डिपेंडेंट होती है वो सिचुएशन में कि फर्म कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज और मार्केट पोजीशन एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज उसके पास क्या होती है, ठीक है ना। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स होती हैं, आपके आउटपुट जहां पर आपकी कस्टमर टारगेट होता है, तो कस्टमर टारगेट में आपकी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज होती है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होती है। और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी जो होती है अचीव करने के लिए भी आप स्ट्रेटजीज को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। साथ साथ मार्केट पोजीशन और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी आप देखते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रिफर टू द मैनेजर्स पोटेंशियल। क्या है? मैनेजर्स पोटेंशियल टू एक्सप्रेस अ स्ट्रेटेजिक विजन, ठीक है, सिंपल है, ठीक है ना। जब हम स्ट्रेटेजीज बात करते हैं, स्ट्रेटेजीज को हमने कंसेप्चुअल एक्सप्लेन भी कर लिया था और हमने डिफाइन भी कर, हमारा कंसेप्ट ही स्ट्रेटेजी को क्लियर है, ठीक है। तो अगर लीडरशिप इसमें आता है तो लीडरशिप आपकी मैनेजरियल पोटेंशियलिटी को डिफाइन करता है कि आप बीइंग अ मैनेजर कोई स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं तो वो स्ट्रेटेजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रेटेजिक जो विजन होता है उसको कितना फुलफिल कर, सही है, कितना फुलफिल कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन विजन को, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को, सही है। तो उस स्ट्रेटेजिक पोटेंशियलिटी जो होती है या मैनेजरियल पोटेंशियलिटी जो होती है बेसिकली आपकी लीडरशिप पोजीशन को डिफाइन करती है। लीडरशिप कौन होता है? जो डिसीजन मेकर सिस्टम के, ठीक है ना, सही है, टू फेस द सिचुएशन या टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समझ आ रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कहते हैं कि इसी तरह आगे कह रहे हैं कि विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मोटिवेट एंड परस्यू अदर टू एक्वायर दैट विजन, ठीक है ना। एक बाकी जो आपके लोग होते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं, जो आपके मैनेजमेंट होते हैं, वो भी उसको अडॉप्ट कर सके और उसको फॉलो अप कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली वो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप पोजीशन होती है जो कि आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है, आपकी पोटेंशियलिटी को डिफाइन करता है। समझ आ रही है कि किस तरह आप फेस करते हो, किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है, या किस तरह आप ऑर्गेनाइजेशन की जो विजन होता है उसको कैसे उस टारगेट तक पहुंचाते हैं, समझ आ रही है। तो ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप डिफाइन है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजी इन द मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। मकसद क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इज स्ट्रेटेजिक ऑफ प्रोडक्टिविटी, सही। Another name of the strategic leadership is to develop an environment, ठीक है, in which employees for cause the organization need in the context of their own job, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर जब आप स्ट्रेटजीज या लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप जो होता है सिर्फ आप इंडिविजुअली मैनेजर जो होते हैं इन्वॉल्व नहीं होता, उसके साथ अदर एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक होल डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, सब एक यूनिट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। और सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, अपनी स्किल्स के मुताबिक, अपनी जो भी उनकी जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, सही। तो ये तमाम जो होती हैं इसमें आती है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एनकरेज एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो देयर ओन आइडियाज, ठीक है। Strategic leadership can make greater use of the reward and incentive system for encouraging productive and quality employees to show much their performance for their organization. Functional strategic leadership is about incentiveness, perception, planning to assist individual in वो जनरल मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं ना, ठीक है ना, कि मैनेजमेंट इफिशिएंसी लाने के लिए, मैनेजमेंट इफेक्टिव लाने के लिए या परफॉर्मेंस एम्प्लॉय मोटिवेट करने के लिए आपके पास कुछ कंपेंसेशन, कुछ पैकेजेस होते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, जिससे आपका एम्प्लॉय जो होता है मोटिवेट होता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और उसी से एफिशिएंसी आपके बिजनेस में, सब यूनिट में, आपके एम्प्लॉय में, आपके ओवरऑल प्रोडक्ट में, आपके ओवरऑल ऑपरेशन में एफिशिएंसी जो होती है इसी तरीके से हम ला सकते हैं, ठीक है। तो उस एफिशिएंसी की बेस पे यहाँ पर ये बात होगी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की यहाँ पर जनरिक रोल दिया गया है, ठीक है ना, जनरिक रोल एंड मेन फंक्शन दिया गया है, 7 रोल ऑफ द फंक्शन, जिसमें आपका जो बेसिक स्ट्रेटेजिक होता है कि आपका पर्पस, आपका विजन क्या है, ठीक है। रोल में आपकी स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग एंड प्लानिंग ये शामिल होती हैं, ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये तमाम शामिल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल फिटनेस इन बिजनेस रिक्वायरमेंट, एनर्जी मोरल, ठीक है। इसी तरह एलाइज एंड पार्टनर्स के साथ होती है, इसी तरह टीचिंग एंड लीडिंग द लर्निंग बाय एग्जांपल, ये तमाम जो होती हैं फंक्शन वाइज होती है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के रोल को डिफाइन करती हैं कि बीइंग अ मैनेजर जो होता है, ठीक है, आपका क्या रोल बनता है आपके एम्प्लॉइज के साथ, ठीक है, आपके सबऑर्डिनेट के साथ, आपकी बिजनेस यूनिट के साथ, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट के साथ, ये आपकी होती है। और ब्रॉड फंक्शन में स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो होता है अचीविंग द कॉमन टास्क, ठीक है, और बिल्डिंग एंड मेंटेन द टीम, ठीक है, और इसी तरह मोटिवेटिंग एंड डेवलपिंग द इंडिविजुअल, ठीक है। ये तमाम आपकी स्ट्रेटेजिक बीइंग अ लीडर जो होते हैं ये आपकी उस फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है जो आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर ये है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो होता है चूंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, और इसी की बेस पे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन टारगेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसको अचीव करता है। तो ये उसकी फीचर्स होती है कि जिसके जरिए वो उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को डेवलप करे और उसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के कुछ कंपोनेंट यहाँ पर दिए गए हैं कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या की क्वालिटीज कह सकते हैं, फीचर कह सकते हैं, ठीक है, कि उसमें क्रिएटिंग विजन को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है हाई लेवल कॉग्निटिव एक्टिविटी का मतलब है कि जिसमें आपकी बहुत ज्यादा चीज की थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है, स्किल रिक्वायर्ड होता है, समझ आ रही है ना, ठीक है। आपको एक मैच्योरिटी रिक्वायर्ड होती है उसमें कि उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेटजी इज अ हार्ड मेंटल वर्क जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की क्वालिटी में आता है, ठीक है। इसी तरह गैदरिंग मल्टीपल इनपुट, स्ट्रेटजी इंफॉर्मेशन इज डेमोक्रेटिक, समझ आ रही। जो भी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होगा,
उसके पास इनपुट रिसोर्सेज होंगे, ठीक है ना, जिसके ज़रिए वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, एनालिसिस करता है, एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है ना, और उसकी रिसर्च करेगा, बाकायदा उस रिसर्च की बेस पे अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करेगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की क्वालिटीज में आता है, ठीक है। इसी तरह एंटिसिपेटिंग एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर, ठीक है ना, लेट्स इन्वेंट अ न्यू वर्ल्ड एंड रिवोल्यूशनरी थिंकिंग भी इसमें आता है कि रिवोल्यूशनरी थिंकिंग का मतलब ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते हैं, ठीक है, तो इनोवेशन का मतलब यही होता है कि वो प्रोडक्ट से पहले नहीं होता, समझ आ रही ना, ठीक है। न्यू आइडिया होता है, न्यू फीचर्स के साथ आते हैं, ठीक है। आपके कंपटीटर जो होता है या बिजनेस मार्केट में जो होता है उससे पहले वो प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। ये तो वो रिवोल्यूशनरी थिंकिंग जो होती है उसको हम रिवोल्यूशनरी थिंकिंग कहते हैं, जब आप किसी चीज को ऐसी चीज डेवलप करते हैं जो उससे पहले नहीं होती, ठीक है। तो ये भी तमाम स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की क्वालिटीज को डिफाइन करता है, सही है। मेथड ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, ये मेथड ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बेसिकली स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की जो लास्ट स्टेप होता है आपकी स्ट्रेटेजिक प्रोसेस में, कि आप स्ट्रेटेजी को फाइनली जब आप डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाती है, तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं, ठीक है, उसको फिर आप फाइनली एक्शन प्लान में इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो होता है, दिस इज आल्सो द रिसर्च की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन फिर लास्ट स्टेप होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर हम उसको कंट्रोलिंग पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ द चूजन स्ट्रेटेजी, ठीक है, इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एक्शन इज टू अचीव द स्ट्रेटेजिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन आपके पास ये स्टेप होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास जो होता है ये आगे यही कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन आल्सो डिफाइन इज द मैनर इन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप यूटिलाइज amalgamate organization structure or control system and culture to follow strategy to the competitive advantage and better performance, सही, ठीक है ना। सिंपल सी बात यही है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए आप उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके जरिए जो भी आपका गोल या टारगेट होता है उसको आप अचीव करते हैं, ठीक है। अब इसमें रिसोर्स एलोकेशन भी आती है, ठीक है ना, आपकी एफिशिएंसी भी मेजर होती है, सही है। ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा कोशिश यही होती है कि वो अपनी जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रखें, और एफिशिएंसी उसकी क्या है, हम एफिशिएंसी को हम सिंपल वर्ड में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो एफिशिएंसी का मतलब हम लेते हैं लेस इनपुट मोर आउटपुट, कि कम से कम आपकी इनपुट हो और ज्यादा से ज्यादा आपकी आउटपुट हो, और उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करती है। कॉस्ट को मिनिमाइज करने का मकसद यही होता है, जो कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका मेन टारगेट प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए फिर वो जरूरी समझते हैं कि वो अपनी एक्सपेंसेस को, अपनी कॉस्ट को कम से कम रखें, सही है। तो एक्सपेंसेस और कॉस्ट जो होती है वो डिपेंड करती है उनकी रिसोर्सेज पे, रिसोर्स एलोकेशन पे, ठीक है, कि रिसोर्स एलोकेशन जो करते हैं वो रिसोर्स एलोकेशन जो होती है इस तरीके से करें, ठीक है, ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, सही है, और अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजी को भी डेवलप करते हैं और अपने गोल को भी अचीव करते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम इज आल्सो रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन के बाद, ठीक है ना। कंट्रोल सिस्टम तो लाजमी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। कंट्रोल इसलिए रिक्वायर्ड भी होता है कि कंट्रोल के जरिए आप तमाम चीजों को जज कर सकते हैं, सही है। आपने एक चीज तो इम्प्लीमेंट कर दी, आप एक टूल, एक टेक्निक, एक मेथड, एक प्रोसीजर के तहत आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, सही है, ठीक है ना। अपने बिजनेस को चला रहे हो, अपनी डेली फंक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जो आप कर रहे हो उस पर आपका कंट्रोल कितना है, समझ आ रही है, ठीक है। तो उस कंट्रोल को भी बहुत जरूरी होता है। कंट्रोल सिस्टम इक्विप मैनेजर टू मोटिवेशनल इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉइज as well as feedback on employees organization performance. Organization culture refer to the specialized collection of the value, attitude, norms and beliefs shared by the organization member and group.
तो कंट्रोल सिस्टम जो होता है इस लिहाज से भी जरूरी होता है। ये आपको कुछ स्टेप दिए गए हैं कि फॉलोइंग आर द मेन स्टेप इन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी, ठीक है, कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कौन से स्टेप इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें होता है कि डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव पोटेंशियल फॉर कैरियर स्ट्रेटजी सक्सेसफुल। सही है, जो भी आप स्ट्रेटजी आपने डेवलप की है, फॉर्मुलेट किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी, आपकी पोटेंशियलिटी होनी चाहिए उस स्ट्रेटजी को फॉलो अप करने के लिए। सही है, आपके पास आपके रिसोर्सेज में आपके जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं वो आपके पास उस लेवल की होनी चाहिए कि उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सके। अक्सर औक़ात हम करते हैं ना कि एक पोस्ट के लिए जब हम किसी बंदे को हायर करते हैं तो उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम बंदे को क्या करते हैं, हायर करते हैं, ठीक है ना, उसकी स्किल, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस, ठीक है ना, समझ आ रही है ना, ठीक है। इसी तरह बिजनेस में भी आप जब किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक जो होता है एम्प्लॉय को हायर करते हैं, ठीक है ना, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसी तरह स्ट्रेटजी जो होती है, स्ट्रेटजी को कैरी ऑन करने के लिए आपकी पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि बिजनेस किसी एक पर्सन का काम नहीं होता। बिजनेस में यूनिट्स होते हैं, बिजनेस डिपार्टमेंट होते हैं, अ लॉट ऑफ द पीपल दे वर्क टुगेदर। सही है, तो वो स्ट्रेटजी को ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर ये कि वो स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल कर सके, ये फर्स्ट स्टेप होता है। डिस्पर्समेंट ऑफ द abundant resources to strategic and initial activities, creating strategies, encouraging policies, इसी तरह एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पॉलिसी, प्रोग्राम फॉर द कंस्ट्रक्ट इम्प्रूवमेंट, मेकिंग रिवार्ड स्ट्रक्चर्स टू एस्टैब्लिश ऑफ द रिजल्ट एंड मेकिंग यूज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ठीक है ना। ये तमाम मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स के हिसाब से, पॉइंट तो नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के हम मेन वो कर सकते हैं कि ये पॉइंट होती हैं, ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी होती है। उसमें रिवार्ड भी आते हैं, उसमें आपकी पॉलिसीज भी शामिल होती है, आपके प्रोग्राम भी शामिल होते हैं, ठीक है ना। एनकरेजिंग पॉलिसीज की हम बात करते हैं, ठीक है, आपके रिवार्ड स्ट्रक्चर भी इसमें शामिल होता है, आपकी स्ट्रेटजी लीडरशिप जो होती है ये भी इसमें शामिल होती है, ठीक है। बाज़ औक़ात हम ये मेकिंग यूज ऑफ द स्ट्रेटजी, अच्छा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात की गई है। री इंजीनियरिंग का मतलब रीस्ट्रक्चरिंग है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात हम ये भी करते हैं कि आप जब स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो स्ट्रेटजी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि वो फेलियर में चला जाए, बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए सेटिस्फाइड ना हो। सही है, जो आपने उसमें जो रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो वो रिसोर्सेज उस स्ट्रेटजी को कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो चूंकि कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये स्टैटिक नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है, तो उसमें बाज़ औक़ात आपको री इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। री इंजीनियरिंग का मतलब है कि रीस्ट्रक्चर करना, सही है, उसको रीप्रोसेस करना, ठीक है ना, ताकि आप उस स्ट्रेटजी जो आप कर रहे हो उसको इफेक्टिव बना सके। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है या बिजनेस री इंजीनियरिंग हैज बिकम द मिलेनियम बज़वर्ड इन द मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री सर्कल। Business process reengineering has become most efficient, great strategy for the industry leader to keep up the competitive position for the follower to attack the leader, ठीक है। ये जो business process reengineering concept है is meant to be used strategic instrument, ये strategy for maintaining enterprises competitiveness, ठीक है, ये competitiveness को maintain करने के लिए, ठीक है, as a strategic instrument यूज किया जाता है ये business process reengineering जो होता है, ठीक है ना। और इंजीनियरिंग का पॉइंट कंसेप्ट जो होता है यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी जब आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आते हैं और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है किसी हद तक फेलर हो रही है तो उसको आप री इंजीनियरिंग कर सकते हो, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, ठीक है ना, और उस स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंग टू द नीड आप उसमें चेंज ला सकते हो। ये से कुछ सेवरल री इंजीनियरिंग जो होता है कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम री इंजीनियरिंग की किस तरह कर सकते हैं। री इंजीनियरिंग जो होता है ये वेरी करता है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, सही है, बिजनेस टू बिजनेस, और आपकी जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं, आपका जो फंक्शनल टास्क होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइकल हेमर और जेम्स शैफी ऑब्जर्व सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन द री इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है, ऑफ देयर क्लाइंट फर्म, ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने ये डिफाइन किए हैं कि सेवरल जॉब आर कंबाइंड इनटू वन व्हेन जॉब आर इंटीग्रेटेड, ठीक है, वर्कर मेक डिसीजन
and compressing the work both horizontally and vertically and the step in the process of performing the natural order. ठीक है, ये कुछ यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं जिसके जरिए आप उसकी इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, आगे इसमें एग्जीक्यूटिव सेशन के बाद डाउन साइजिंग की बात की गई है। ठीक है, तो डाउन साइजिंग वही में पॉइंट आपके उसकी तरफ आते हैं। डाउन साइजिंग का मतलब है कि जब आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट को जब आप रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए डाउन साइजिंग किया जाता है। ठीक है, कि आप अपनी ऑपरेशन कॉस्ट को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस इन्वॉल्व द साइज ऑफ द वर्कफोर्स इसमें आता है कि आप अपने साइज ऑफ वर्कफोर्स को किस तरह रिड्यूस करते हैं। प्लांट क्लोजनेस आता है, मेक द फर्म डिपार्टमेंट मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो द एम ऑफ डाउनसाइजिंग इज टू रीस्ट्रक्चर। एम ऑफ यहाँ पर मकसद भी दिया गया है कि डाउनसाइजिंग क्यों किया जाता है, इज टू रीस्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मेक मोर कॉम्पिटिटिव। सही, ताकि आप अपने आप को मोर बिजनेस को मोर कॉम्पिटिटिव कर सको। इट इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्मली बिजनेसेस जो होती हैं अक्सर औकात यहाँ पर हम ये बाज़ औक़ात अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं। हम डाउनसाइजिंग का मतलब तो ये होता है कि हम एम्प्लॉय को फायर कर दें। ठीक है ना, तो वो तो डिफरेंट मैटर होता है कि जब आप एम्प्लॉय को फायर वो करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी डाउनसाइजिंग करती है। वो ज़रूरी नहीं होता कि वो उसमें कोई नेगेटिव एम्प्लॉय का कोई नेगेटिव आउटपुट शामिल होता है, समझ आ रही है। लेकिन वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अक्सर औक़ात डाउनसाइजिंग करती है। ठीक है, तो बिजनेसेस में भी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस जब आप करते हो, ठीक है, या जब हम इंजीनियरिंग या रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें भी ये डाउनसाइजिंग किया जाता है ताकि वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सके। समझ आ रही? फिर उसके बाद ये तो हो गया यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग का जो स्टेज होता है। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और बेसिक जो मैनेजमेंट है दोनों में ये शामिल होता है। ठीक है ना, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो एमबीए में, सब्जेक्ट पढ़ा था। हाँ, ये इस पर एक लेदा टोटल क्वालिटी एचआर वाले जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले जो स्पेशलिटी वाले होते हैं, ये उनका बेसिकली सब्जेक्ट आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। ठीक है, जो वो लेदा एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ आपको एक दिया गया है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस। कस्टमर oriented process and aims for continuous improvement of the business operation, total quality management। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल मैनेजमेंट जो होता है वो कंप्लीटली यहाँ पर हम कवर करते हैं। ठीक है, मकसद इसमें क्वालिटी होती है, क्वालिटी अचीवमेंट होती है। ठीक है, क्वालिटी को आप किस तरह अचीव करते हो विद द हेल्प ऑफ योर मैनेजमेंट, विद द हेल्प ऑफ योर मैनेजमेंट। ठीक है ना, सही है कि आपका मकसद जो होता है, आपका जो बिजनेस का जो विजन होता है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है। क्या होता है कि जो भी आप बिजनेस आउटपुट दे रहे हो उस आउटपुट में आपकी मकसद जो होता है वो इंप्रूवमेंट होता है। हर वो इंप्रूवमेंट एक एस्पेक्ट से नहीं होता कि आप कहेंगे नहीं बस आपका सेल इंक्रीज हो, आपका सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीज हो, नहीं, आप तमाम चीजों को जिसमें आपका वो प्रोडक्ट सर्कुलेट करता है उसके हिसाब से उसमें मैनेजमेंट भी आता है, उसकी आपके रिसोर्सेज भी आएंगे, उसमें आपका सेल भी आ गया, उसमें आपके ये प्रॉफिट जो आपका मेन जो होता है वो भी आता है, उसमें आपका कस्टमर भी आएगा, उसमें आपका मार्केट भी आ गया, इसमें आपका सप्लायर भी आता है, उसमें आपका डिलीवरी भी आएगा, उसमें आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी आएंगे। तमाम चीजें आपकी क्वालिटी को जो आपकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस। अब कस्टमर फाइनल जो कस्टमर होता है, ठीक है, तो फाइनल कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है ना, ठीक है ना, उसमें कई की
बहुत से फैक्टर्स उसमें शामिल होते हैं। अगर एक कंपनी जो होती है अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, एक एजुकेशन सेक्टर अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है, एक बिजनेस यूनिट अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करता है, तो किसके लिए करेगा? अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए करता है, ठीक है, कि वो या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, कुछ रिसोर्सेज यूटिलाइज करता है, ठीक है, ऑपरेशन करता है, प्रोडक्शन करता है वगैरह, जो भी वो परफॉर्म करेगा तो उसका मकसद जो होता है वो कस्टमर ही होगा। तो इस लिहाज से ये कंटिन्यू है, का मतलब कि अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें। इट इंश्योर दैट ऑल अलाइड वर्क, पार्टिकुलर वर्क ऑफ एम्प्लॉय आर टुवर्ड द कॉमन गोल। ये इंश्योर करता है कि सबका गोल जो होगा वो कॉमन रहेगा फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी एज वेल एज एनहांसिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस और द प्रोसेस ऑफ द रेंडरिंग सर्विस। हाउएवर एम्फसाइज is put on the fact-based decision making with the use of the performance metrics to the monitoring progress। ठीक है ना, सही है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट प्रोडक्शन से लेकर, ठीक है, जिसमें आपकी सर्विस क्वालिटी आती है, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी आती है, ठीक है ना, पूरा आपका प्रोडक्शन प्रोसेस आता है, आपकी रेंडरिंग सर्विस की प्रोसेस आता है, ठीक है ना, सही है। तो वो तमाम प्रोसेस जो होती हैं, वो तमाम प्रोसेस के गोल जो कॉमन गोल होता है वो कॉमन गोल होगा, सेम गोल होता है, ठीक है ना, मकसद सेम होगा। क्वालिटी लेवल जिसे हम कहते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप किसी कोई डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, तो वो जब डिपार्टमेंट अपने फंक्शन परफॉर्म करता है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वो सिस्टमेटिक तरीका जो होता है उनका, फॉर एग्जांपल वो लेट हो गई, हाँ सर, ठीक है। तो हर ये सिस्टमेटिक जो तरीका होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑपरेशन को परफॉर्म, ये भी आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है ना, कोई भी लेवल है, सही। तो उसके लिहाज से क्वालिटी की प्रिंसिपल ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजर। फर्स्ट इसका क्वालिटी जो इसके प्रिंसिपल है, क्या मैनेजमेंट की तरफ से क्या है? कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। और कमिटमेंट जो होता है बेसिकली ये प्लान चेक जो होता है कि प्लान में आपका ड्राइव, आपका डायरेक्शन, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उसकी बिजनेस के साथ, आपकी टास्क के साथ, आपकी रिस्पांसिबिलिटी के साथ। डू में आपका डिप्लॉय, सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट आता है, चेक में आपका रिव्यू आता है, एक में आपका रिकॉग्नाइज, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी रिवीजन, ये तमाम चीजें जो होती हैं आपकी कमिटमेंट को डिफाइन करती है, ठीक है ना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में आपके एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में आपके एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स आते हैं, एक्सीलेंस टीम आता है, इसकी मेजरमेंट जो होती है, रिकॉग्निशन होती है, उसकी सजेशंस जो स्कीम्स होती हैं जो एम्प्लॉय को एम्पावर कर सके, ठीक है, एम्प्लॉय को स्ट्रॉन्ग कर सके, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सके, एम्प्लॉय को इंकरेज कर सके, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में आपकी सिस्टमेटिक मेजरमेंट आती है, आपकी एक्सीलेंस टीम आता है, क्रॉस फंक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट आता है, अटेन, मेंटेन एंड इंप्रूव स्टैंडर्ड्स होती है, आपकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो होती है, ठीक है ना, उसको डेवलप करता है। जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो आपकी ऑपरेशन एफिशिएंसी को डेवलप करता है, ठीक है। कस्टमर फोकस में आपके पार्टनरशिप विद सप्लायर, ठीक है, आपकी सर्विस रिलेशनशिप विद इंटरनल कस्टमर्स, आपकी कस्टमर ड्राइवन स्टैंडर्ड जो होती है, और आपकी नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी जो आपकी कस्टमर फोकस को डिफाइन करती है। इन तमाम का मकसद क्वालिटी मैनेजमेंट को मेंटेन करना होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट जो होती है अचीव करना होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है। इसकी बेनिफिट क्या हो सकती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, क्यों करते हैं, इस पर क्यों फोकस किया जाता है? तो इसका फोकस यह है कि दिस विल इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द क्वालिटी, ठीक है, कल्चर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और सर क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ द क्वालिटी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में कि टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, जितने भी वर्क स्ट्रक्चर होता है, उन सब का कॉमन गोल से मुराद ये है कि क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी उनकी फर्स्ट फोकस होगी, ठीक है ना, सही है। क्वालिटी हर लिहाज से क्वालिटी जो होती है वो मेंटेन की जाती है। इसी तरह स्पेशल एम्फसाइज और टीम वर्क विल बी अचीव्ड, एक किस्म की कोऑर्डिनेशन क्रिएट होती है और एक टीम वर्क डेवलप होता है, ठीक है ना, इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कांसेप्ट से। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट विल लीड द कमिटमेंट टुवर्ड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। और एम क्या होता है? एम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का होता है कि वो कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट ला सके, ना कि ऐसी फैक्टर हो जिसकी वजह से आपका मिशन या आपका गोल जो होता है वो इफेक्ट हो, नेगेटिव इफेक्ट।
समझ आ रही है ना? ठीक है ना? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से मुराद आपकी वो टारगेट्स होती है जो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना? सेल के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, कस्टमर ओरिएंटेशन के लिहाज से, मार्केट लेवल के लिहाज से, मार्केट पोजीशन के लिहाज से, ठीक है ना? वो तमाम चीज़ें जिससे आप अपनी प्रोडक्ट लाइन के जरिए आप अपनी वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में तमाम चीज़ें फिर आती हैं। सही, ये आपको बस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक वो दिया गया है, ठीक है, कि फैक्टर दिए गए जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी एक टर्म यूज किया जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट में, ठीक है, जिसमें आपको इनाम सब कुछ आइडिया है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का? इसका दोनों सर एक ऊपर जो विजन है उसको थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। जी जी ये असल में जो बड़ी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, बिल्कुल, वो एक इंडिपेंडेंट होता है और बाकी के साथ किसी का काम नहीं होता। R&D के साथ मुंसलिक होना। हाँ, जैसे मैं एक मिसाल के लिए बैंक्स जो होती हैं, निज़ाम बैंक के साथ बैंक जॉब की जी, तो उनकी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और वो एक एक चीज़ को ब्रांचेस में मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सफाई देखते हैं और जो बैंक मैनेजर होता है उसकी वो देखते हैं, और बाकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरे चीज़ एक रिपोर्ट भेजते अपनी हैं। बिजनेस के एस्पेक्ट से देखते तो हैं। उसमें फिर ये होता है कि जो आपस में इनकी कंपटीशन होती है, जो ब्रांचेस होती हैं उनकी आपस में कंपटीशन होती है, फिर उनको बाकायदा उस पर अवार्ड्स मिलती है। बिल्कुल जैसे आपने तो बात की कि एक वो परफॉर्मेंस उस पर ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, हाँ। परफॉर्मेंस उसकी इम्प्रूव होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की। तो उस कंपटीशन की बेस पर ये होता है कि पूरा जो निज़ाम बैंक है उसका आप देखें तो क्वालिटी मतलब नज़र आती है। आप किसी ब्रांच में आप जाते हैं तो साफ़ सुथरा होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, और कस्टमर जाता है तरीके से। उनकी ये है, उन्होंने अपने एक चेक लिस्ट बनाया होते हैं। एग्जैक्टली वो चेक लिस्ट जो वो करते हैं, वो जो अपनी टीम आती है वो वहाँ पे चेक लिस्ट को टिक लगाते हैं कि ये चीज़ इनकी पूरी है। सर्विसेज के तो पार्ट उसकी बेस पे फिर वो इनडायरेक्ट फायदा वहाँ पे जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है। एग्जैक्टली सही है। जो सर ने एग्जांपल दिए बेसिकली वो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए, ठीक है, जो सर्विसेज जो कि बैंक एक सर्विस बिजनेस में आता है, ठीक है, तो बिल्कुल सुटेबल एग्जांपल भी है कि हम अपनी क्वालिटी को हर लिहाज से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मकसद उनका मेन टारगेट कस्टमर होता है या उनका क्लाइंट होता है, ठीक है, कि वो क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके। सही है, ये जो सेटअप बनाया जाता है, ये एनवायरनमेंट बनाया जाता है, बेसिकली बनाया अपने कस्टमर के लिए ही होता है, ठीक है। सर्विस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो एनवायरनमेंट होता है। आप एक होटल में जाते हैं ना, ठीक है, किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक एनवायरनमेंट डेवलप किया होता है अपने क्लाइंट के लिए, अपने कस्टमर के लिए, सही, ताकि वो हर लिहाज से वो सेटिस्फाई होके चले जाए, ठीक है। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में हमने बात की कि स्ट्रेटजीज हम बात करते डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले आप नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हैं, ठीक है, कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और आपकी कम्पिटिटिव पोजीशन आपकी क्या है, ठीक है, और उस नेचर ऑफ बिजनेस में ऑटोमेटिकली आपके फिर एनवायरनमेंट चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्विस बिजनेस, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ मैनेजमेंट मॉडल, ठीक है, दैट एम टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मकसद इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होता है, लेकिन कैसे? बाय क्लियरिंग डिफाइन ऑब्जेक्टिव, बाय क्लियरिंग आप सब एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप सब एक मुख्तलिफ यूनिट में इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ उसमें आप लोगों का डिफरेंट डेजिग्नेशन लेवल भी है, डिफरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, बीइंग अ मैनेजमेंट आप कर रहे हो, लेकिन आप सबका ऑब्जेक्टिव जो है डिफाइन है, ठीक है, that are agreed by both management and employees, management and employees, सही है। आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है ना, और आप जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं या आप एक यूनिट में मैनेजर्स हैं और आपके सबऑर्डिनेट जितने भी हैं, आप सबका एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन है, मकसद एक डिफाइंड है, इसको हम एमबीओ कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ही हैविंग अ सेम गोल सेटिंग and action plan encourage participation and commitment among employees as well as aligning objective across the organization. This term was first outlined by the management guru Peter Drucker in his 1954 books The Practice of the Management, ठीक है, जो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बुक है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो
बेटर कर दें, ये टर्म जो था ये डिफाइन किया था एमपीओ के नाम से, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट जो होते हैं वो एक डिफाइन ऑब्जेक्टिव के तहत जो होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास के लिए भी होगा। हाँ जी सर। ये आपको अगर स्ट्रेटजी एवोल्यूशन एंड कंट्रोल के बारे में होगा, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको वो कर देंगे। लास्ट इसका होगा आपका स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस। आगे आपको के साथ शेयर भी करूँगा।